स्वस्थ भारत कार्यक्रम के आज के अंक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नमस्कार, जोहार। आज के कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं महिलाओं में रूटीन चेकअप, और इस संबंध में हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है कंसल्टेंट पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर खुशबू को। डॉक्टर खुशबू, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार, जोहार। नमस्ते। हम देखते हैं कि हमारे शरीर में कई तरह के परिवर्तन होते रहते हैं। अगर हम रक्त की ही बात करें तो कभी हमारा हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है, कभी हीमोग्लोबिन की मात्रा बहुत ही कम हो जाती है। इसकी पहचान हम हमारे शरीर में होने वाले परिवर्तनों को देखकर करने लगते हैं कि हाँ, हमें चक्कर आ रहा है या हमें कमजोरी महसूस हो रही है। लेकिन इसका प्रूफ, इसको साबित करने के लिए हम क्या करवाते हैं? हम अपने रक्त की जांच करवाते हैं, और रक्त जांच के बाद ही हमें पता चलता है कि हाँ, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा जो है वो कम है। तो इसलिए अगर हम रूटीन चेकअप करवाते रहते हैं तो हमें पता चलते रहता है कि हाँ, हमारे शरीर में क्या परिवर्तन हो रहा है, कौन सी चीज़ अधिक हो रही है, किन चीज़ों की मात्रा कम हो रही है। लेकिन अगर हम रूटीन चेकअप नहीं करवाते हैं तो लास्ट में ऐसा देखा जाता है कि हमारा शरीर कई तरह की खतरनाक बीमारियों का घर बन चुका है। तो ज़रूरी है कि हम समय समय पर ये रूटीन चेकअप करवाते रहें। ये रूटीन चेकअप क्यों ज़रूरी है, कब कब करवाना चाहिए, चलिए इस संबंध में पूरी विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं हम अपने विशेषज्ञ से। नमस्ते डॉक्टर खुशबू, सबसे पहले हमें ये बताइए कि अगर हम रूटीन जांच की बात करते हैं तो वो है पैथोलॉजी। तो पैथोलॉजी की भूमिका जो है वो हमारे स्वास्थ्य जांच में कितनी महत्वपूर्ण है? देखिए, पैथोलॉजी जो है वो मेडिकल साइंस की एक बहुत प्रमुख शाखा है, जिसके तहत हम रोग, विशेषकर उसके कारण, उसकी विकास और उसके प्रभाव का आकलन करते हैं। आजकल के जो भाग-दौड़ की ज़िंदगी है उसमें क्या है कि हम रूटीन मतलब हम अपने हेल्थ का ध्यान नहीं रख पाते हैं। तो क्या होता है कि बोलते हैं कि आप हर 6 महीने पे एक रूटीन चेकअप कराइए। तो क्या होता है कि उसके तहत जो ब्लड टेस्ट होती है, यूरिन टेस्ट वगैरह होती है, तो उसमें सडनली आपको कुछ ऐसे पैरामीटर्स दिख जाते हैं, तो फिर हम डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं। तो इसीलिए पैथोलॉजी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। पैथोलॉजी को हम प्रमुख 2 भागों में बांटे हैं, जैसे क्लिनिकल पैथोलॉजी, एनाटॉमिक पैथोलॉजी। क्लिनिकल पैथोलॉजी में क्या होता है कि हम ब्लड और यूरिन सैंपल लेते हैं, और उसमें जो भी हमें कमियां मिलती हैं, जो भी हमें जो पैरामीटर्स दिखते हैं, उसके अंतर्गत फिर हम उससे डॉक्टर को वो रिपोर्ट दिखाते हैं, और उसके अंतर्गत फिर मरीज़ का इलाज होता है। एनाटॉमिक पैथोलॉजी क्या होती है कि जब मरीज़ की कोई सर्जरी होती है तो उसमें जो अंगों, ऑर्गन जो निकाले जाते हैं वो हमारे पास आते हैं, तो हम फिर उसका जांच करते हैं। तो इस पूरे प्रोसीजर को हम माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन बोलते हैं। तो इस तरह से होता है कि ये एक बहुत अहम भूमिका है पैथोलॉजी की डॉक्टर्स के लिए, तो मरीज़ों के इलाज में। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो बेसिक, जैसे आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट तो ब्लड टेस्ट होती है, फिर रूटीन में यूरिन होते हैं, फिर आप ब्लड टेस्ट में होता है कि जैसे बेसिक हम CBC, हीमोग्लोबिन देखना, लिपिड प्रोफाइल कराना, KFT कराना, LFT कराना, ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपके डे टू डे लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, जो आपके मतलब जो हम कर नहीं पाते हैं, तो इससे हमें वो मतलब पता चलता है ये चीज़ों से। जी। रूटीन चेकअप तो सबके लिए बहुत ही आवश्यक है, या तो वो महिला हो या तो पुरुष हो। लेकिन आज हमने जो चर्चा का विषय रखा है वो रखा है महिलाओं में रूटीन चेकअप, तो हम महिलाओं की ही बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम जान लें कि महिलाओं में कौन कौन सी सामान्य स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं और उनकी क्या क्या प्रारंभिक जांच की जाती है। जैसे अभी क्या है कि हमारे भारतीय महिलाओं में जो सबसे प्रमुख है वो है खून की कमी, जिसे हम अनीमिया बोलते हैं। तो ये खून की कमी का कारण क्या है? जो मोस्ट कॉमन कारण है वो है पोषक तत्वों की कमी। पोषक तत्व जैसे हमारे शरीर में आयरन की कमी, विटामिन्स की कमी, तो ये सब कमी जो होती है ये क्या करती हैं कि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन को बनने में सहायता करती हैं। तो हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में कम हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो ऑक्सीजन जो हमारे शरीर को सप्लाई होती है वो कम हो जाती है। उसकी वजह से औरतों में उसके लक्षण आने लगते हैं। दूसरी है हमारी सबसे जो अगली जो प्रमुख समस्या है औरतों में, वो है UTI, जिसको हम बोलते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इसको हम बोला जाए तो ये बोलते हैं मूत्र प्रणाली संक्रमित होना, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ये भारतीय महिलाओं में ये भी बहुत ही कॉमन है।
तो इसमें भी है क्या कि इसमें भी मतलब कि आप जैसे सडनली अनहाइजीनिक यूज़ कर रहे हैं, मतलब अनहाइजीनिक रह रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो उसमें यूटीआई का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। फिर उसके बाद आप आए तो ब्रेस्ट कैंसर, स्तन कैंसर, ये हमारे भारतीय महिलाओं में ये भी एक बहुत ही प्रमुख समस्या है, स्वास्थ्य समस्या है। उसके बाद हमारा सर्वाइकल कैंसर, जिसे हम गर्भाशय ग्रीवा कैंसर भी बोलते हैं। जी। उसके अलावा आपकी हार्ट डिजीज़ेज़, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारी कुछ है जो हमारी भारतीय महिलाओं में प्रमुख समस्या है, स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हैं। तो जिसको हम पैथोलॉजी के माध्यम से अकॉर्डिंगली हम उसके टेस्ट करते हैं, उसके लक्षण को देखते हैं, उसके बाद वो डॉक्टर्स के पास वो जाते हैं और उसके बाद फिर हम उसका मरीज़ का उसके अकॉर्डिंग हम जांच करके उसका इलाज करते हैं। आज तो देखिए कि चेकअप का इतना महत्व बढ़ गया है कि किसी भी डॉक्टर के पास जाइए, अगर कोई भी समस्या नज़र आ रही है और डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो सबसे पहले आपकी जो है वो जांच के लिए लिखी जाती है, या तो वो एक्सरे हो सकती है, या तो सोनोग्राफी, या तो ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट तो बिल्कुल ही कॉमन होता जा रहा है और अच्छी बात भी है कि हम कम से कम कंफर्म तो हो जाते हैं कि हमें ये समस्या है। जी। तो अब हम जो भारत में, हमारे देश में, हमारे राज्य में, हमारे ज़िला जहाँ भी बोले वो जी। बिल्कुल जो सामान्य स्तर पे मिलने वाली बीमारी है एनीमिया, उसके बारे में बात करना चाहेंगे कि एनीमिया की पहचान क्या करें, उसके लक्षण कौन कौन से नज़र आते हैं और उसकी जांच कौन कौन सी की जाती है। जैसे अनीमिया क्या है? खून की कमी, हमारे शरीर में खून की कमी। तो हमारे अभी मैंने बोला कि जैसे कि जो बेसिक इसकी जो सब प्रमुख कारण है उसमें है आयरन, विटामिन B12, फॉलिक एसिड। ये 3 चीज़ की कमी से हीमोग्लोबिन की कमी होती है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में ऑक्सीजन सप्लाई कम होने लगता है। जी। ये फर्स्ट कॉमन कॉज है अनीमिया का। इसके अलावा आपकी भारी मासिक धर्म, जो हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीड हम बोलते हैं उसे, उसका होना, या फिर आपका पैरासिटिक इन्फेक्शन, मतलब कि परिजीवी संक्रमण होना, जिसमें कृमि क्या होना, हाँ, परिजीवी जैसे मलेरिया, जी। हुकवर्म, ये सारे कुछ इन्फेक्शंस होते हैं। जी। बार बार गर्भावस्था का धारण करना, फ्रीक्वेंट प्रेगनेंसी, तो ये सारी चीज़ें क्या है कि ये सब मिलके आपके शरीर में हीमोग्लोबिन को कम करती हैं। तो ये आपके जो ये सारे कॉजेज़ हैं कि कैसे हम अनीमिया क्यों हो रहा है, क्या है इसके ये। उसके बाद है कि आपको लक्षण क्या दिखेंगे। तो महिलाओं में क्या होगा कि वो बार बार थकान महसूस होगी, तुरंत काम करके थक जाना, फिर सिर दर्द होना, चक्कर आना, छाती में दर्द होना, चेस्ट ये फूलना, सूजन आना। उसके बाद आप बोल सकते हैं कि पेट में दर्द होना, क्योंकि वो पेट में कीड़ा होता है, उसकी हाँ। वजह से वो पेट में दर्द होने लगता है उनको। तो ये सब कुछ लक्षण हैं उनको कि जो कि आपको संकेत कर रहे हैं कि आपके शरीर में हीमोग्लोबिन कम हो रही है। तो इसके लिए क्या होता है कि फिर हम, अगर वो माइनर है तो फिर तो आप थोड़ा बहुत घर पे मैनेज होता है, लेकिन अगर वो चीज़ सीवियर हो रही है तो हम डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं। डॉक्टर आपको रूटीन टेस्ट में ब्लड टेस्ट लिखते हैं। ब्लड टेस्ट में होता है कि हम कुछ पैरामीटर्स देखते हैं, जैसे CBC, हीमोग्लोबिन, RBC, जो हमारे बॉडी में आयरन्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, ये सारे जो खनिज पदार्थ हैं इसके लेवल को हम देखते हैं। वो अगर डीरेंज हो रहे हैं, ऊपर नीचे हो रही है, तो उसको वो आपको टेस्ट में वो पता चल जाएगा। फिर हम यूरिन टेस्ट करते हैं, उसमें भी आपको उससे रिलेटेड संबंधित जो भी होती है प्रॉब्लम वो पता चलती है। फिर हम एक स्टूल एग्जामिनेशन करते हैं। स्टूल एग्जामिनेशन में क्या है कि जैसे हमारे शरीर में जो परिजीवी संक्रमण हुआ है तो उसमें जो उसका ओवा होता है, अंडा होता है, वो हम उसमें देखते हैं, तो उससे हमें उस पर्टिकुलर इन्फेक्शन के बारे में पता चलता है। तो ये कुछ ऐसे जांच है जो हम एनीमिया से रिलेटेड करते हैं। और मतलब क्योंकि ये भारतीय महिलाओं में बहुत ही कॉमन है कि मतलब इसीलिए इस पे तो ज़्यादा ध्यान देना चाहिए हमें। ये चीज़ हाँ। बहुत ही ज़्यादा बहुत ही
यहाँ शहरी नहीं, ग्रामीण ही ग्रामीण नहीं, ही से- शहरी क्षेत्रों में भी पाया इसका, जाता हाँ, है, अनपढ़ी नहीं पढ़ी लिखी महिलाओं सब में भी पाया हाँ, जाता है। कुछ में कमी की वजह से, कुछ में अज्ञानता की वजह से, कुछ में स्टाइल की वजह से, लेकिन ये कमी जो है वो बहुत ज़्यादा ही सामान्य है और बहुत हर घर में कहिए या हर उम्र की महिलाओं में कहिए ये समस्या जो है वो देखने को मिलती है। और इसी से जुड़ी जो दूसरी समस्या देखने को मिलती है वो है यूटीआई, उसके बारे में बताएं। यूटीआई क्या है? यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। जी। इसको हम बोलते हैं रोगाणु मूत्र प्रणाली संक्रमण। इसमें मोस्ट कॉमनली जो बैक्टीरिया होता है वो है ई कोलाई, ठीक जी। है। तो इसके कारण क्या है, क्यों यूटीआई क्यों होता है? तो इस जैसे कुछ लोगों में होता है कि बहुत लंबे समय तक पेशाब को रोक के रखना, या फिर यौन संबंध के बाद हाइजीन नहीं मेंटेन करना, ये मतलब कि इस अनसेफ जगह, अनहाइजीनिक जगह पे वॉशरूम्स का यूज़ करना, टॉयलेट्स का जी। यूज़ करना, क्योंकि ये महिलाओं में बहुत कॉमन है यूटीआई का होना। तो इसीलिए हमें इस सब चीज़ों से थोड़ा, गर्भावस्था के दौरान जो मरीज़ों में चीनी की बीमारी है उस मरीज़ों में यूटीआई का रिस्क ज़्यादा होता है दूसरे महिलाओं के अपेक्षा। तो ये 4-5 कुछ ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से यूटीआई की रिस्क महिलाओं में बढ़ती है। अब हम देखते हैं कि इसके लक्षण क्या होते हैं, कैसे हम बताएंगे कि हाँ मरीज़ को यूटीआई है, या वो खुद से देखे कि हाँ मुझे यूटीआई के लक्षण आ रहे हैं। तो बार बार पेशाब जाना, पेशाब में जलन होना, पेशाब जा रहे हैं बट लग रहा है कि नहीं अभी हमें और करना है, नहीं हुआ है ठीक से, पेशाब से दुर्गंध आना, जी। आपके कमर के निचले हिस्से में दर्द होना, फीवर बुखार आना, ठंड लगना। तो ये सारी कुछ ऐसे मतलब बेसिक लक्षण हैं जो आप खुद पे ही देख के बता सकते हैं कि हाँ ये सब सिम्टम्स मुझे आ रहे हैं, तो जी। हमें अब डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। तो ये देख के, तो अब इसके लिए फिर हम होता है कि हम क्या जांच करेंगे इसके लिए। अब तो अगर ये आपको लक्षण ऐसे लग रहे हैं कि ये बहुत मतलब थोड़े लक्षण आ रहे हैं, सामान्य है, तो जी आप हाँ, घर बहुत पे कम भी है। थोड़ा जी। बहुत कर सकते हैं। जैसे कि आप पानी ज़्यादा पीजिए, 5 से 6 लीटर का पानी पीना है। फिर आप सिट्रस फ्रूट्स लीजिए जो विटामिन सी रिच हो, जैसे संतरा, अमरूद, आंवला, ये सब चीज़ें लीजिए। इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि हमारे अभी भी लक्षण परसिस्ट कर रहे हैं, अभी है शरीर में, तो फिर हम डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं। तो डॉक्टर हमें फिर रूटीन यूरिन एग्जामिनेशन लिखते हैं और यूरिन कल्चर के लिए बोलते हैं। तो उसमें फिर हमें पता चलता है कि आखिर इसके कारण क्या है यूरिन में आपको। फिर हम उसे माइक्रोस्कोपिक एवैल्यूएशन के तहत देखते हैं और बताते हैं कि क्या क्या उसमें मतलब खामियां हैं जिसकी वजह से हमें ये सारे लक्षण आ रहे हैं। उसके अलावा जो मधुमेह के पेशेंट हैं, जो शुगर के पेशेंट हैं, उनके लिए ब्लड टेस्ट, उनमें बोला जाता है कि आप नियमित रूप से अपना ब्लड शुगर टेस्ट करते रहें ताकि वो कंट्रोल में रहे, जिसकी वजह से आपको इधर यूटीआई के इन्फेक्शन से बचाव हो सके आपका। तो ये यूटीआई से रिलेटेड ये है इसके बाद। एक एक करके हम सारी बीमारियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं और यहाँ पे हम आपसे जानना चाहेंगे कि जब हम रूटीन चेकअप की बात करते हैं तो कितने दिनों के बाद, कितने दिनों के अंतराल पे ये रूटीन चेकअप करवाना चाहिए और किन किन महिलाओं के लिए ये रूटीन चेकअप जो है वो बहुत ही आवश्यक हो जाता है। जैसे अगर हम देखें आजकल हमारे समाज में थायराइड की बीमारी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, स्पेशली फीमेल्स में। अब तो नेक्स्ट टू डोर हो गया है, एवरी 10 आउट ऑफ 8 फीमेल जो है उनको थायराइड की बीमारी है। तो इसमें इसका कोई एज ड्यूरेशन नहीं है, क्योंकि ये हमें 15 इयर्स में भी मिल रहा है, ये हमें 45 में भी डायग्नोज हो रहा है, 50 में भी डायग्नोज हो रहा है। तो इसलिए बोलते हैं कि आप 6 मंथली एक आफ्टर एज ऑफ 30, स्पेशली आफ्टर एज ऑफ 30 आप एक 6 महीने का रूटीन हेल्थ चेकअप करें, स्पेशली ब्लड टेस्ट ज़रूर करें। उसमें जो भी पैरामीटर्स डी रेंज है वो ज़रूर कराएं। दूसरी हम बात करें, एक हमारे यहाँ सर्वाइकल कैंसर की बात करें तो एक हम पैप टेस्ट करते हैं। बोलते हैं कि 21 साल से ऊपर की जो लड़कियां हैं उसमें हर 3 साल पे एक पैप टेस्ट कराना चाहिए, और स्पेशली जो 30 साल से ऊपर हो जाती हैं तो उसमें हम HPV टेस्ट करते हैं, क्योंकि HPV एक वायरस है जो रिस्पॉन्सिबल होता है सर्वाइकल कैंसर के लिए। तो ये सर्वाइकल कैंसर के लिए। उसी तरह से ब्रेस्ट कैंसर बोलते, जो 20 साल की जो महिलाएं हैं उसमें बोलते हैं कि हर आप 3 साल पे एक अल्ट्रासोनोग्राफी कराते रहिए, जिससे आपको पता चले कि कुछ ब्रेस्ट में कोई गांठ तो नहीं है, कुछ उससे आगे दिक्कत तो नहीं हो रही है।
और जो महिलाएं 45 साल के ऊपर की हैं उनमें बोलते हैं मैमोग्राफी कराने के लिए ब्रेस्ट कैंसर के लिए, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर का जो एज ग्रुप है वो रेंज जो है वो 45 से 55 साल के बीच का होता है। तो ये मैमोग्राफी का बोलते हैं आफ्टर 45 ईयर्स आप एवरी 3 ईयर्स आप एक मैमोग्राफ कराते रहिए, ताकि हम अर्ली स्क्रीन कर सकें, अर्ली डायग्नोज कर सकें और फिर उसके अकॉर्डिंगली हम फिर उसका ट्रीटमेंट कर सकें। जी जी। अभी आपने चर्चा की ब्रेस्ट कैंसर की, तो हम जानना चाहेंगे कि खुद से या अगर हम जाते हैं पैथोलॉजी सेंटर पे तो ब्रेस्ट एग्जामिनेशन किस प्रकार से करवाएं? सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि आखिर ब्रेस्ट कैंसर का कारण क्या है, प्रमुख जी। कारण क्या है और उसके लक्षण क्या है, कैसे हम उसको खुद से एग्जामिन कर सके पाए। जी तो सबसे पहले तो ये देखना है कि फैमिली में फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है, पारिवारिक इतिहास कि आपके घर में किसी को ब्रेस्ट कैंसर तो नहीं है। दूसरा कि अर्ली आपका मिनार्की ना हुआ हो, मतलब पीरियड्स का जो है वो अर्ली जल्दी आना, शुरू ना जल्दी हो। शुरू ना हुआ हो, जी या फिर लेट ख़त्म ना हुआ हो। तीसरा कि कोई सिगरेट स्मोकिंग की हिस्ट्री तो नहीं है, धूम्रपान की मतलब आप नहीं करते हो, कोई गर्भ निरोधक गोलियां नहीं ले रहे हैं आप, कोई हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी नहीं कराया हो। उसके अलावा एक स्ट्रेन होता है, एक जीन होती है हमारे शरीर में, उसका म्यूटेशन तो नहीं हुआ हो। तो ये जी सारे कुछ कारण हैं जिसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर होते हैं। अब हमें देखना है कि इसके लक्षण क्या क्या है, इसको हम घर पे खुद से कैसे एग्जामिन कर सकते हैं। तो ब्रेस्ट में कोई गांठ का फील होना, आपको खुद से एग्जामिन करिए, कोई गांठ का फील होना, वहाँ पे सूजन होना, लाल हो जाना, निप्पल से ब्लड जैसा डिस्चार्ज होना, पानी, लाल पानी का गिरना, या फिर निप्पल्स का अंदर रिट्रैक्ट हो जाना, अंदर की तरफ खिंचाव, या उसमें जलन होना, दर्द होना। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको खुद से बोलेंगे, पता चलेगा कि हाँ अब मुझे डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। ये सारे सिम्टम्स अगर आ रहे हैं तो ये ब्रेस्ट कैंसर की तरफ आपको ले जा रहे हैं, ये उसके लक्षण हो रहे हैं। तो इसके लिए फिर हम डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं और डॉक्टर हमें मैमोग्राफी के लिए एडवाइस करते हैं। तो अगर ये तो हुआ कि हमें लक्षण मिल रहे हैं, अब हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, लेकिन हम उसके बाद तो वो फर्दर आगे ट्रीटमेंट होती है, लेकिन हम इसको प्रिवेंशन मेजर भी ले सकते हैं कि हम पहले खुद से स्क्रीनिंग स्टार्ट कर दें। तो आफ्टर एज ऑफ 45 साल के बाद हर साल बोलते हैं कि आप एक मैमोग्राफी कराते रहिए, जिसकी वजह से ये जल्दी पकड़ में आ जाए, क्योंकि ये कैंसर में बढ़ने ना दे, मतलब आप जल्दी इसे पकड़ सके तो फर्दर हम जल्दी इसका ट्रीटमेंट कर सके। तो ये इसका ब्रेस्ट कैंसर के कुछ जितनी जल्दी हम चिकित्सक से संपर्क करेंगे, जितना ज़्यादा अपने आप को जागरूक रखेंगे, उतना ही जल्दी हम अपने आप को बीमारियों से बचा कर रखेंगे। हाँ, और अब हम बात कर ले सर्वाइकल कैंसर की। जी, पहले तो है कि सर्वाइकल कैंसर होता क्या है, इसको बोलते हैं गर्भाशय ग्रीवा कैंसर। तो सर्विक्स क्या होता है, तो बच्चेदानी के निचले हिस्से को हम सर्विक्स बोलते हैं, और इसका जो प्रमुख कारण है वो है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, इसे हम HPV वायरस बोलते हैं। हाँ। ये एक यौन प्रसंग वायरस होता है, जो कि HPV वायरस हमारे शरीर में रहता है, और इसके 100 मतलब वैरायटी होते हैं, जिसमें से 13 कम से कम 13 जो स्ट्रेन होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि सर्वाइकल कैंसर के लिए। अब HPV वायरस जो होता है ये एक मस्से के रूप में रहता है, तो ये क्या करता है कि सर्वाइकल की जो कोशिकाओं को बढ़ाना शुरू कर देता है, क्योंकि ये मोस्ट कॉमन कॉज है हमारे सर्वाइकल कैंसर का। दूसरा हम देखें कि और क्या कारण है सर्वाइकल कैंसर के, तो गर्भ निरोधक गोलियों का यूज़ करना, फिर इसमें भी है आपका वही धूम्रपान करना, तो ये अर्ली मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, मतलब कि आप बहुत सारे लोगों के साथ यौन संबंध बना रहे हैं, तो असुरक्षित यौन संबंध, ये भी एक सर्वाइकल कैंसर का बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। दूसरा, अर्ली एज में आपने अगर गर्भधारण किया है, देखा गया है कि 17 साल की फ़ीमेल ने अगर गर्भधारण किया है और 25 साल की फ़ीमेल ने किया है, तो 17 साल की फ़ीमेल में सर्वाइकल कैंसर के रिस्क ज़्यादा होते हैं इन कंपैरिजन टू 25 साल की फ़ीमेल में। इसीलिए ये चीज़, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि गर्भधारण 25 कम उम्र में नहीं होनी चाहिए। तो ये सारे इसके कारण हैं कि क्यों हो रहे हैं। अब हम कैसे समझे कि क्या लक्षण हो सकते हैं सर्वाइकल कैंसर, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर के लक्षण अर्ली स्टेज में नहीं आते हैं जी। ये जल्दी पकड़ में नहीं आते हैं, धीरे धीरे होते हैं इसके। तो आपके यौन संबंध के बाद ब्लड आना,
जी। या फिर अनियमित रक्तस्राव होना या एक्सेसिव ब्लीडिंग होना, या फिर आप बोलते हैं कि दर्द होना, पेड़ों में दर्द होना। तो ये सारी चीज़ें आपको संकेत दे रही हैं कि हाँ, अब हम ये सर्वाइकल कैंसर की तरफ लेके जा रही हैं आपको। जी हाँ, हाँ। ये सारी चीज़ें हैं कि जो आपको संकेत दे रही है कि हाँ, अब कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, कि अब हमें डॉक्टर को, चिकित्सक को कंसल्ट करना चाहिए। तो इसके बाद फिर है कि हम कैसे इसका जांच करेंगे, क्या टेस्ट होना चाहिए। तो इसमें है आपका पैप टेस्ट होता है हमारा, और एक एचपीवी टेस्ट होता है। जी। पैप टेस्ट का क्या है कि जो भी महिलाएं 21 साल के हो चुकी हैं, उनमें हर 3 साल पे एक बार पैप टेस्ट करना होता है। ये एक स्क्रीनिंग मेथड होता है, क्योंकि 10 से 15 साल तक सर्वाइकल कैंसर कोई लक्षण सिम्टम्स ऐसे नहीं देता, कुछ भी नज़र वो नहीं आता प्री है। कैंसर जी। स्टेज में होता है। तो इसीलिए इसका प्रिवेंशन स्क्रीनिंग के थ्रू ही बेटर होता है। वो क्योंकि हमने जब डिटेक्ट कर लिया तो फिर तो वो बीमारी हो गई, अब तो हम उसे प्रिवेंशन में ही, फिर हम ट्रीटमेंट में जाते हैं उसका। जी। तो इसलिए पैप टेस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, हर 3 साल पे करना होता है। और एचपीवी टेस्ट होता है, क्योंकि एचपीवी प्रमुख कारण है सर्वाइकल कैंसर का। तो इसीलिए 30 साल के ऊपर महिलाओं में हर 3 साल पे एचपीवी टेस्ट करते हैं हम, जिससे इसका हम डायग्नोसिस, अर्ली डायग्नोसिस किया जा सकता है। पैप टेस्ट। दूसरा है एचपीवी वैक्सीन। जी। हम एचपीवी ह्यूमन पैपिलोमा वैक्सीन होता है, जो कि हम महिलाओं को देते हैं। ये 9 से 25 साल के बीच में दिया जाता है। वो 9 से 14 साल की महिलाओं में 2 बार देते हैं वैक्सीन, और 15 से 24 साल की महिलाओं में एचपीवी वैक्सीन 3 बार दिया जाता है। वो ड्यूरेशन कुछ नहीं है, आप कभी भी दे सकते हैं। 9 से 14 साल में 2 बार देना है, और 15 से 24 साल में आपको 3 बार वैक्सीन देना है, एचपीवी वैक्सीन। तीसरा है कि असुरक्षित यौन संबंध नहीं बनाना है, जो कि एक प्रमुख कारण है आपके सर्वाइकल कैंसर के लिए। तो ये सारे हैं कि आप कैसे इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं। उसके बाद हम जांच के पे जाएं, तो इसका जांच में होता है एक एचपीवी डीएनए टेस्ट करते हैं हम। जी। उसमें हम ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के स्ट्रेन का पता करते हैं, पहले तो कि है कि नहीं, और अगर वो है पता तो करते हैं। कौन जी। सा स्ट्रेन है, ताकि हम उसके अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट कर सकें, स्ट्रेन का पता करके। दूसरा हमारा पैप टेस्ट होता है, जो मैंने अभी बताया, पैप स्क्रीनिंग में हम यूज़ करते हैं। फिर हम बायोप्सी करते हैं, उसमें हम वहाँ से वो थोड़ी सी टिश्यू निकाल के उसका जांच करते हैं, हम माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन करते हैं। फिर कोल्पोस्कोपी एक टेस्ट होती है, जिसमें हम दूरबीन के थ्रू अंदर देखते हैं कि कैसा मोफोलॉजी क्या है, क्या वहाँ हो रही है। फिर हम एमआरआई करवाते हैं, सीटी स्कैन कराते हैं। तो ये सारे इसके कुछ रूटीन चेकअप्स होते हैं, मतलब टेस्ट हैं, जो कि सर्वाइकल कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए हम करते हैं ये टेस्ट इसके लिए। जी। रूटीन चेकअप में जाने से पहले और चेकअप के बाद किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है? अगर हम ब्लड टेस्ट के लिए जा रहे हैं, या यूरिन टेस्ट के लिए जा रहे हैं, या स्टूल टेस्ट के लिए जा रहे हैं, तो किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है सैंपल लेने के समय? रूटीन टेस्ट में क्या है कि पहले तो जो सैंपल ले रहे हैं, वहाँ पे कलेक्ट कर रहे हैं, जी। उनको सैंपल, जैसे मरीजों को तो इस बात का एहसास नहीं होता है, बिल्कुल पता कि नहीं है। वो तो जो ले रहे होते हैं सैंपल, उनको पता होना चाहिए कि हमें कलेक्ट कैसे करना है सैंपल। जी। मरीज़ को तो है कि बस वो धैर्य बनाए रखे, क्योंकि बहुत लोग पैनिक हो जाते हैं, ब्लड देखते हैं वो पैनिक हो जाते हैं सडनली। ये तो मैंने देखा है कि लोग बेहोश हो जाते हैं, जैसे ही निडल प्रिक होती है वो बेहोश हो जाते हैं। तो उनको पैनिक नहीं करना है। कई बार होता है, जैसे हम थायराइड के लिए टेस्ट करवा रहे हैं, या ब्लड टेस्ट डायबिटीज़ के लिए ब्लड टेस्ट करवा रहे हैं, और जैसा आपने कहा कि ब्रेस्ट कैंसर के लिए जा रहे हैं, तो ऐसे समय में किसी विशेष रूप से किसी बात का ध्यान रखना चाहिए? नहीं, ब्लड टेस्ट के लिए तो ऐसा कुछ नहीं। रूटीन हेल्थ चेकअप क्या है कि हम, हमारे दिमाग में है कि हमारे पास टाइम नहीं है, तो हम चलो रूटीन हेल्थ चेक करा लेते हैं। उसके बाद जब उसमें हमें कुछ दिखते हैं कि हाँ, कुछ पैरामीटर्स ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो फिर हम थोड़ा कॉन्शियस होते हैं कि हाँ, अब हमें कंसल्ट करना चाहिए डॉक्टर को। जी हाँ। हाँ, लेकिन एक चीज़ है कि जैसे हम जब लिपिड प्रोफाइल करवा रहे हैं, आपका फास्टिंग शुगर करवा रहे हैं, तो इस चीज़ों में ध्यान देना है कि रात में हमने 24 घंटे पहले तेलीय पदार्थ का सेवन नहीं किया हो। कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि उससे फिर बढ़ा हुआ आएगा, वो गलत रिपोर्ट देगी आपको। आप शुगर का टेस्ट करा रहे हो, तो एक दिन पहले आपके डाइट उस नॉर्मल होनी चाहिए। तो वो चीज़, इस दो तीन चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपको इस सब चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है,
कि आपने कुछ तेलीय पदार्थ नहीं लिया हो, क्योंकि वो लिपिड डीरेंज कर देती है, लिपिड जी हाँ। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देती है। चीनी में का आपने तुरंत सेवन नहीं किया हो तो फिर वो शुगर, ब्लड शुगर लेवल को डीरेंज कर देंगी। फिर जैसे थायराइड का बोलते हैं कि आप थायराइड टेस्ट करा रहे हो तो अर्ली मॉर्निंग फास्टिंग सैंपल देना होता है। जी कुछ जी लोगों को इस बात का पता नहीं है कि जी वो जी कब। कुछ बातों का ध्यान रखकर हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। हाँ डॉक्टर जी, खुशबू, आप हमारे बीच में आई और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका धन्यवाद। और हम धन्यवाद। अपने दर्शकों से लेते हैं विदा। जोहार।